इंटरमीडिएट चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर के बाद, छोटा सा चैप्टर है, नाम है कोलिजन। सब कुछ हम लोग नहीं लिखेंगे, जितना जरूरत है उतना लिखेंगे, तो नहीं तो आपका नोट्स भी छोटा हो जाएगा और फिर क्या होगा, आपको पढ़ने के लिए भी आसान लगेगा। सारा चीज नहीं लिखेंगे। सुन लो, कोलिजन क्या है बताने की क्या जरूरत है। When two bodies strike each other, फिजिक्स की लैंग्वेज में कहेंगे when a body moving relative to another body strikes, the two bodies are undergoing a collision. Moving relative to other body, हो सकता है कि दूसरा बॉडी रेस्ट में है, दूसरा मूव किया तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ये मूव कर रहा है, टकरा है, तो हम कहेंगे कोलिजन हुआ। अब ये कोलिजन दो किस्म के होते हैं, एक होता है हेड ऑन कोलिजन, दूसरा होता है ओब्लिक कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन कब कहते हैं? when the line of motion of the bodies are along the line joining their center of mass। समझ में आया? बहुत डिटेल्स में नहीं लिखेंगे क्योंकि कोई नहीं पूछेगा आपको व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय हेड ऑन कोलिजन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोलिजन्स आर देयर, ऐसा कोई नहीं पूछने वाला। हेड ऑन कोलिजन का मतलब हुआ क्या, जस्ट अ मिनट। हेड ऑन कोलिजन और ओब्लिक कोलिजन, जैसे हम कहेंगे कि थोड़ा ऐसा कर लेते हैं। मान लो कि हेड ऑन कोलिजन किसको कहते हैं? where the line of motion of bodies are along the line joining their center of mass। कोई नहीं पूछेगा, लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर ऑफ मास, बस आपको जानना है। इट इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, इसको कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। अदरवाइज अगर ये नहीं हुआ तो क्या कहेंगे? अदरवाइज कहेंगे इट इज ओब्लिक कोलिजन, इसको कहेंगे हेड ऑन कोलिजन। मैं क्यों इसे छोटे छोटे सेंटेंस में लिख रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप खाली सुन लो, इसको लिखना क्या है, लिखना चाहो तो लिखो, बट कोई डिफरेंस नहीं पूछने वाला। अदरवाइज इट इज कॉल्ड ओब्लिक कोलिजन। चैप्टर में कोई मिसकंसेप्शन नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें जो भी थ्योरी में यूज करने वाला हूं ऑलमोस्ट सारा थ्योरी आपको मालूम है। कुछ थ्योरम्स बनेंगे, और थ्योरम्स को डिराइव कर लेंगे और यूज करेंगे। थ्योरम मींस समथिंग व्हिच इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन थ्योरीज, एज ए कंक्लूजन ऑफ सम थ्योरीज समथिंग डेवलप्ड इज कॉल्ड ए थ्योरम। नाउ वो जो थ्योरम है वो सब हम देखने वाले। अब सोचो कि हमारे पास कोई एक बॉल है ऐसे, और ये बॉल यहाँ पर मान लो कि कोई एक दूसरा बॉल है ऐसे। नाउ दिस टू बॉल्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। सपोज ये इधर आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड में, और ये इधर आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड में। अब दोनों का लाइन ऑफ मोशन इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर ऑफ मास, है ना? तो ये कौन सा बन जाएगा, कौन सा कोलिजन होगा जब टकराएंगे? हेड ऑन कोलिजन होगा। सिंपल सा है, ये हो गया हेड ऑन कोलिजन। कितना सिंपल है। सपोज हम कहेंगे हियर इज ए बॉल व्हिच इज मूविंग लाइक दिस। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई बॉल है, वो इधर आ रहा है, एंड हियर इज ए सिमिलर बॉल समवेयर हियर व्हिच इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन। नाउ दे विल कम एंड स्ट्राइक टू ईच अदर समवेयर, बट द लाइन ऑफ मोशंस आर नॉट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर ऑफ मास। क्या उनका मोशन इसी लाइन पे हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इस किस्म की कोलिजन को हम क्या कहेंगे? ओब्लिक कोलिजन। सो सिंपल, ओब्लिक कोलिजन। बस छोटा सा चीज बताऊंगा मैं अभी। ये वैल्यू चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे मूव कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं। देखो, अब आपको बताना है। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक फुटबॉल रखा हुआ है, और यहाँ पे कोई क्रिकेट बॉल है। फुटबॉल रेस्ट में था, क्रिकेट बॉल को इधर फेंके कुछ भी वेलोसिटी में, अब ये इसको टकराएगा। किस किस्म का कोलिजन होगा? क्या आप लोग बता सकते हो? व्हाट इज द टाइप ऑफ कोलिजन हियर नाउ?
हेड ऑन होगा कि ओब्लिक होगा? हेड ऑन होगा। सोचो, अब असली डेफिनेशन को भूल गए। डेफिनेशन क्या था? द मोशन शुड बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ मास। क्या इनका सेंटर मास को जॉइन करता हुआ लाइन में ये मूव कर रहा है? ये तो इधर जा रहा है कि नहीं? इट इज मूविंग समवेयर इन दिस डायरेक्शन व्हिच इज नॉट अलोंग दैट लाइन। ये कौन सा कोलिजन बनेगा? ओब्लिक कोलिजन। समझ में आया? सब ध्यान से सुन रहे हो? निराकार समझ में आया? चलिए निराकार के लिए क्वेश्चन है। अब निराकार बताएगा, कितना ध्यान से सुनता है पता चलेगा। सपोज निराकार बताओ कि यहां पे कोई एक बॉल है, ठीक है, और यहां पे कोई एक दूसरा बॉल है। देखते हैं, ध्यान से सुन रहा है तो पक्का बताएगा। मान लो ये जा रहा है इधर 4 मीटर पर सेकेंड में और ये जा रहा है इधर 6 मीटर पर सेकेंड में। निराकार कौन सा कोलिजन होगा? होगा ही नहीं। भाई आगे वाला आगे जोर से जा रहा है तो धक्का कहां से होगा? हाँ, तेरे मन में तो आ रहा था कि हेड ऑन कोलिजन होगा, नहीं हो रहा था। अच्छा ठीक है, तो कोई कोलिजन होगा नहीं। बढ़िया। सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज टाइप ऑफ कोलिजन। एनर्जी लॉस ड्यूरिंग कोलिजन, आई मीन loss of kinetic energy during collision. These are not notes, just discussions. जब दो बॉडी आपस में टकराते हैं तो होता क्या है प्रैक्टिकली, दोनों बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशन आता है ना। दो बॉडी आपस में टकराएंगे तो थोड़ा दब जाएंगे। मान लो दो ठो बॉल टकराएंगे तो उनका शेप में डिफॉर्मेशन आएगा। जो डिफॉर्मेशन आने के बाद वो फिर से हो सकता है कि अपना पोजीशन में वापस आ जाए, या फिर हो सकता है वो डिफॉर्म पोजीशन में रह जाएंगे। मान लो कि एल्युमिनियम का बॉल है, लोहे का बॉल ठोक दिया, उसमें एक गड्ढा बन के रह गया, डिफॉर्मेशन परमानेंट हो गया उसमें, है कि नहीं। तो होता क्या है कि जब कोई दो बॉडी टकराते हैं, दी इंटरैक्टिंग फोर्सेस और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का जो फ्रिक्शन होता है, जैसे हम कोई बॉडी को मूव करते हैं, कोई आयरन रॉड को बार बार बेंड करोगे, सीधा करोगे, गर्म हो जाता है ना। कभी एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया? क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क होता है तो गर्म हो जाता है। कहने का मतलब है वो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दे आर ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो जब ये दो बॉडी आपस में टकराते हैं, ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू और चेंज इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। दो बॉल टकराएंगे तो कम से कम आपको एक साउंड मिलेगा, है कि नहीं? ठुक ठाक ठुक आवाज करेगा, मतलब आपका जो मैकेनिकल एनर्जी था वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। या फिर जोर से टकराएंगे तो हो सकता है कि हीट एनर्जी डेवलप होगा, है कि नहीं? गर्म हो जाएगा। हो सकता है कि बहुत जोर से ठोक दिया, कोई हथौड़े से किसी कांटी को बहुत जोर से मारते हो तो लाइट भी छिटक के आ जाता है बाहर, है कि नहीं? और अगर मैं मेरे हाथ को इस वॉल पे मारूंगा मुक्का, तो विल यू नॉट सेंस ए वाइब्रेशन इन द वॉल? वाइब्रेशनल एनर्जी भी होता है। सो व्हेन टू बॉडीज कोलाइड, द पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस में होता है, ये भी कोई क्वेश्चन आ चुका है काफी पहले, 2005-6 के आसपास। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी व्हेन टू बॉडीज कोलाइड? समझ में आया? तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन इज इन द सीक्वेंस ऑफ, अगर थोड़ा सा एनर्जी लॉस होगा तो इट विल बी इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी। दोनों बॉडी में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, है ना। तो कुछ मैकेनिकल एनर्जी अंदर चला गया, वो वाइब्रेशन हो गया। वाइब्रेशनल एनर्जी, साउंड एनर्जी, थोड़ा ज्यादा लॉस हुआ तो साउंड आएगा। हो सकता है कि हीट होगा, हो सकता है कि लाइट एनर्जी होगा, ठीक है। कभी किसी एग्जाम में पूछ लिया, तब से आज तक मैं पढ़ाया जा रहा हूं, बाई चांस कभी दोबारा पूछ लेगा तो, ठीक है ना। तो किसी एग्जाम में एक बार पूछ लिया था। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कहने का मतलब जब भी दो बॉडी आपस में टकराते हैं, ए पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ, कुछ ना कुछ एनर्जी तो लॉस होगा। लेकिन कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हुआ वो मैटर करता है। कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हुआ कैसे मैटर करता है? मान लो दो ठो बॉल, इसका काइनेटिक एनर्जी 100 जूल्स, दूसरे का 200 जूल्स, टकराया। टकराने के बाद
पता चला 0.5 जूल ऑफ एनर्जी लॉस हो गया। मतलब पहले क्या था 300 जूल्स, उसके सामने 0.5 जूल इज नेग्लिजिबल स्मॉल। आप कहोगे कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ, है ना। तो ऐसा केसेस को कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, जहां पर काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इज नेग्लिजिबल स्मॉल और अस्यूम टू बी जीरो। समझ में आया। और अगर काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हुआ वो अप्रिशिएबल है, ये 100 जूल लेके आया, ये 200 जूल लेके आया, टकराया, इतना हीट जनरेट हुआ कि पता चला 50 जूल एनर्जी लॉस हो गया। मान लो कि कोई मड का एक बॉल आ रहा था, आयरन बॉल आ रहा था, टकराया, घुस के निकल गया, तो पता चला कि एनर्जी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो गया। तो हम इसको कहेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। एंड यू अंडरस्टैंड, नथिंग इज ए परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। समझ में आया। तो हम अभी पढ़ेंगे सारा कोलिजन को दो तरीके से, एक हुआ इलास्टिक कोलिजन, दूसरा हुआ सेमी इलास्टिक कोलिजन। समझ में आया। इलास्टिक कोलिजन एंड सेमी इलास्टिक कोलिजन। बुक में इन इलास्टिक करके और एक पढ़ाता है, वो सेमी इलास्टिक का ही अपर वर्जन है, इन इलास्टिक लोअर वर्जन है इलास्टिक। मतलब एनर्जी मॉडरेटली लॉस हुआ है, नहीं हुआ तो उसको कहेंगे इलास्टिक, पूरा हो गया तो हम कहेंगे इसको इन इलास्टिक। समझ में आया। तो ये जो एनर्जी लॉस हुआ उसके हिसाब से हम आपका जो कोलिजन है उसको फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ऑलरेडी हम दो कैटेगरी कर चुके थे, हेड ऑन एंड ओब्लिक। अब क्या कर रहे हैं, इलास्टिक एंड सेमी इलास्टिक। फिर ये चारों को लेके कॉम्बिनेशन बनता है इलास्टिक हेड ऑन, इलास्टिक ओब्लिक, इनइलास्टिक हेड ऑन और सेमी इलास्टिक हेड ऑन, सेमी इलास्टिक ओब्लिक। ऐसे करके चार किस्म की कोलिजन की कोर्स में हमारा यहाँ पर है, वो सारे को डिस्कशन करना है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, इफ amount of kinetic energy lost, amount of kinetic energy lost during collision is negligibly small as compared to, हम बोलते थे जब भी हम स्मॉल बोलेंगे तो एज कंपेयर टू व्हाट हमको बताना है ना, as compared to initial kinetic energy before collision, then it is called elastic collision. तो इलास्टिक कोलिजन किसको कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन किसको कहते हैं, जिसमें ड्यूरिंग कोलिजन द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस इज नेग्लिजिबली स्मॉल, यू कैन अस्यूम इट टू बी जीरो, देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया। देयरफॉर ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, in case of elastic collision, sorry, therefore in case of elastic collision you say kinetic energy of system of masses before collision is equal to kinetic energy of system of masses after collision। मान लो कि यहाँ पर कोई एक बॉल था और ये बॉल कुछ ऐसे जा रहा था, ये बॉल था इधर, ये ऐसे आ रहा था, इसके नाम A है, इसके नाम B है। मान लो कि ये U1 में जा रहा था, ये U2 में जा रहा था, दोनों में मारपीट हुआ और होने के बाद क्या हुआ, दिस टू बॉल्स मूव्ड इन अपोजिट डायरेक्शंस। सपोज ये बॉल इधर गया, ये बॉल इधर गया, ऐसा हो गया सपोज। तो अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो हम कहेंगे बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी था, आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी था, दोनों बराबर होंगे। मतलब हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। समझ में आया ये बात। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सो इलास्टिक कोलिजन का ये खासियत है कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन बराबर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इलास्टिक कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन क्यों बोलते हैं, व्हाट इज द
यूज ऑफ द टर्म इलास्टिक हियर। पहले हम समझें कि इलास्टिक किसको कहते हैं। व्हेन यू कॉल ए बॉडी एज इलास्टिक, अगर कोई बॉडी को डिफॉर्म करके छोड़ देने से वो फिर से अपना ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है तो इलास्टिक है, जो नहीं आता है वो प्लास्टिक है कि नहीं। और इलास्टिक बॉडी में जब इसको डिफॉर्म करके छोड़ देते हैं, डिफॉर्म कर लिए फिर छोड़ दिए फिर से वापस आ जाता है, वापस आने के लिए कुछ एनर्जी लगता है कि नहीं। मतलब जब हम उसको डिफॉर्म कर रहे थे उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो गया था, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कोई स्टील वायर है, खींच के लंबा करो, इसमें कुछ एनर्जी होगा तभी तो छोड़ देने से वापस आता है, बिकॉज वापस आता है मतलब सम वर्क इज डन एंड एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। इसका मतलब इसमें कुछ एनर्जी था, इसको एनर्जी को क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये समझ में आता है। अब इलास्टिक कोलिजन में होता क्या है जी, जब दो बॉडी आपस में टकराते हैं, मान लो ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, अब ये दोनों आपस में टकराएंगे। जब टकराएंगे जस्ट एट द इंस्टेंट ऑफ स्ट्राइकिंग ईच अदर, दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो गया होगा। आर यू गेटिंग? तो डिफॉर्मेशन होने के कारण क्या, ये बॉडी अगर इलास्टिक है, दब गया है, तो इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो गया कि नहीं। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी था पहले, एनर्जी तो कंजर्वेड कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यू नो। इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी था उसका कुछ हिस्सा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बन गया। मतलब शुरू में जो काइनेटिक एनर्जी था ड्यूरिंग कोलिजन वो काइनेटिक एनर्जी नहीं था, क्योंकि कुछ दब गया था। फिर उसके बाद ये खुले, रिस्टोर कर लिए और भाग गए। जब भाग के गए तब काइनेटिक एनर्जी उतना था, कितना, जितना शुरू में था। मतलब बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी जो था, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी वही था, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो गया था, द काइनेटिक एनर्जी हैज कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ये नहीं कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड कब कहते हैं, जब हर वक्त काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया क्या? ये एक जनरल मिसकंसेप्शन है कि काफी जगह बोल देते हैं कि ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दिस। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 4, ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, during elastic collision a part of kinetic energy converts into the elastic potential energies, elastic potential energy. Excuse me, sir. I know, I'll explain, just wait. During elastic collision, a part of kinetic energy converts into elastic potential energy. Therefore, though kinetic energy before collision and after collision are same, though kinetic energy before collision is equal to kinetic energy after collision, yet kinetic energy is not conserved. हाँ, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, कुछ लोगों को तकलीफ है, हम जस्ट एक्सप्लेनिंग। तो क्या देखे हम, ड्यूरिंग कोलिजन इफ द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इज नेग्लिजिबली स्मॉल, यू कॉट इट इलास्टिक कोलिजन। और मैं बता भी चुका हूं आपको इलास्टिक कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन क्यों कहते हैं। इलास्टिक बॉडी किसको कहते हैं, जब कोई बॉडी को डिफॉर्म करो और छोड़ दो तो फिर वो वापस अपना पोजीशन में आ जाता है, शेप में आ जाता है, वो इलास्टिक बॉडी है। कोई स्टील वायर को खींचे छोड़ दिए तो वापस आ जाता है अपनी जगह पे। मतलब वापस आने के लिए कुछ वार करना पड़ता है, कुछ वार करना पड़ता है, तो उसके पास कुछ एनर्जी होगा। कौन सा एनर्जी था खींचने से, उसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी था, है ना। तो वही बता रहे थे हम, जब दो बॉडी आपस में टकराते हैं ड्यूरिंग कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन,
क्योंकि कोई काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होता है, ठीक है, समझ में आया। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन आर सेम, बट व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग कोलिजन? जब कोलिजन चल रहा था, टकराव हो रहा था, दोनों बॉडी आपस में डिफॉर्म हो गए थे, टकराने के कारण थोड़ा सा डिफॉर्म हो गए थे। अब ये डिफॉर्म हो गए मतलब उसमें कुछ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रह गया है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बन चुका है। मतलब शुरू में जो काइनेटिक एनर्जी था ड्यूरिंग कोलिजन वो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, क्योंकि कुछ उसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया है। फिर से जब वो निकलेंगे यहाँ से फिर से वही काइनेटिक एनर्जी लेके जाएंगे, क्योंकि दैट पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट अगेन इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी था, आफ्टर कोलिजन वही काइनेटिक एनर्जी था, ड्यूरिंग कोलिजन वो काइनेटिक एनर्जी नहीं था। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन during elastic collision a part of kinetic energy converts into elastic potential energy, and therefore though kinetic energy before is equal to kinetic energy after collision, yet kinetic energy is not conserved। ये जनरली लोगों के पास मिसकंसेप्शन रहता है, क्योंकि पहले जितना काइनेटिक एनर्जी था बाद में वही है तो काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। नो, IIT JEE में आ चुका है। Which of the following parameters are conserved during a collision और elastic collision? क्या बोलोगे आप? एनर्जी कंजर्व्ड है कि नहीं? हाँ, फॉर्म बदल जाता है तो एनर्जी तो कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड। एनर्जी इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। समझ में आया? नॉट कंजर्व्ड मतलब क्या हो गया? बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी था, आफ्टर कोलिजन वही काइनेटिक एनर्जी था, बट ड्यूरिंग कोलिजन वो काइनेटिक एनर्जी नहीं था। कहाँ गया? कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। जो थोड़ी सी समय के लिए एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, टच में थे, तब वो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं था। क्या समझ में आया? ओके। ओके, तो इस मिसकंसेप्शन से बाहर निकल जाओ कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन। पॉइंट नंबर 5, क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पाया? यस। चलिए, अब क्या हो रहा है, जैसे अब हम देखें कि कोलिजन में भी अब सेवरल टाइप्स, इलास्टिक हेड ऑन, इलास्टिक ओब्लिक, सेमी इलास्टिक हेड ऑन, सेमी इलास्टिक ओब्लिक, कितने किस्म के कोलिजन है। अब कोई भी जब कोलिजन हो रहा है, कोई भी बॉडी जब किसी एक दूसरे बॉडी को स्ट्राइक कर रहा है, सीधे सीधे मार रहा है या हेड टू हेड मार रहा है या फिर टेढ़ा जा रहा था फिर भी टकरा गया, कांटेक्ट में आया तो दे विल एक्सर्ट फोर्सेस ऑन टू ईच अदर। अब जैसे ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाया ऐसे, ये भी फोर्स लगाएगा ऐसे, नहीं, दे विल एक्सर्ट फोर्सेस ऑन टू ईच अदर। और फोर्सेस ऐसे लगाए, छोटे छोटे डेफिनेशन को बड़ा ध्यान से देखना। मैं देखा हूं कुछ बुक्स में हेड ऑन कोलिजन को पूरा दूसरे तरीके से समझाया गया है। बोला है कि दोनों का जो इंटरैक्टिव फोर्स है, इफ इट इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज, तो हेड ऑन कोलिजन है। ऐसा नहीं है। अगर हम कहेंगे, याद आया तो मैं बता देता हूं, मान लो कि ये कोई एक वेज है और कोई बॉल आके यहाँ पे टकराया ऐसे, तो इसका सरफेस दोनों फोर्स को परपेंडिकुलर हुए, तो हम कहेंगे हेड ऑन कोलिजन। नो नो नो, समझ में आ रहा है? हेड ऑन कोलिजन वो नहीं है, ठीक है, ध्यान रखें, क्योंकि उसमें क्या होगा, कुछ मैकेनिकल जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाएगा। डेफिनेशन से याद रखना, इफ द लाइन ऑफ मोशन इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, बोलने वाले बहुत है। तो जब ये दो फोर्स आया दोनों के ऊपर, क्या बता सकते हो किसके ऊपर ज्यादा फोर्स आया होगा? इक्वल फोर्स, क्योंकि वही तो न्यूटन बोले हैं थर्ड लॉ में, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लो कि ये बॉडी कुछ इधर जा रहा था, ये बॉडी कुछ इधर आ रहा था और दोनों इस पॉइंट पे टकरा गए, तो इसके ऊपर एक फोर्स आया, उसके ऊपर एक फोर्स आया, फोर्सेस आर इक्वल। किसके ऊपर फोर्स ज्यादा समय के लिए आया? ये जितना समय के लिए दिया उतना समय के दिया। फोर्स इज एक्टिंग फॉर सेम टाइम, दोनों के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आ रहे हैं फॉर इक्वल टाइम। तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि जब भी कोई बॉडी के ऊपर फोर्स आएगा उसका चेंज इन मोमेंटम होगा। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस बॉडी का कुछ चेंज इन मोमेंटम होगा इस डायरेक्शन में, जबकि इस बॉडी का कुछ चेंज इन मोमेंटम होगा उस डायरेक्शन में। इसका चेंज इन मोमेंटम है F × T, इसका चेंज इन मोमेंटम है F × T, मतलब दोनों का चेंज इन मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट है, क्योंकि फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? इसका मोमेंटम चेंज हुआ है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस इज सपोज 2 यूनिट्स इन दिस डायरेक्शन, इसका 2 यूनिट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, बट द टोटल चेंज इन मोमेंटम 0। इसका चेंज इन मोमेंटम
प्लस इसका चेंज इन मोमेंटम, जोड़ देंगे तो जीरो हो गया। मतलब इंडिविजुअली ब्लॉक का मोमेंटम बदल रहा है लेकिन ओवरऑल चेंज इन मोमेंटम इज जीरो, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को सेटिस्फाई करता है। सो बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, एट ऑल द थ्री पीरियड्स यू विल सी मोमेंटम इज कंजर्व्ड। किसके केस में? किसी भी केस में, इलास्टिक हो, सेमी इलास्टिक हो, हेड ऑन हो, ओब्लिक हो, चाहे कुछ भी हो, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। देयर इज अनदर कोलिजन कॉल्ड सुपर इलास्टिक कोलिजन। उसमें तो क्या होता है, मान लो दो बम आ रहे हैं, आए धीरे धीरे धीरे, टकराए, टकराने के बाद एक्सप्लोजन हो गया, बूम करके निकल गया, उसमें भी तो कोलिजन हुआ। क्या उस केस में शुरू शुरू में धीरे धीरे आ रहे थे, कम काइनेटिक एनर्जी था, फट गए तो बहुत जोर से गए, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हुआ, वो इलास्टिक कोलिजन नहीं है। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज मच मोर देन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, दैट इज कॉल्ड सुपर इलास्टिक कोलिजन। पढ़ेंगे हम लोग टुवर्ड्स एंड स्पेशल केसेस में। लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स दिए होंगे, उस केस में भी टोटल चेंज इन मोमेंटम इज जीरो एंड द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। समझ में आया? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग any type of collision, during any type of collision, the bodies exert equal and opposite forces on each other. So undergo equal and opposite change in momentum. Change in momentum. और चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला भी सबको मालूम है, इट इज फोर्स इनटू टाइम। हेंस total change in momentum is zero during any type of collision. This is very important to note that during any type of collision, क्या ऐसा भी collision हो फर्क नहीं पड़ता। So momentum is conserved. कोई भी कोलिजन हो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। मैं सिर्फ जरूरत की चीजों को लिखते हैं, वो कभी कभार पूछ लेते हैं व्हाई ड्यूरिंग कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व, इन व्हिच टाइप ऑफ कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व। कौन से टाइप के? ऑल टाइप्स, जितने किस्म के कोलिजन हो सकते हैं सारे टाइप में मोमेंटम इज कंजर्व, है ना। अच्छा, और अक्सर ये पूछते हैं कि ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर कंजर्व रहेगा। उसमें एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, क्या क्या कंजर्व्ड है? क्या एनर्जी कंजर्व्ड है? अरे एनर्जी तो ऑलवेज कंजर्व्ड है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। काइनेटिक एनर्जी? नो, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। मोमेंटम? यस, कंजर्व्ड। समझ में आया? अच्छा, तो लेट अस गो स्पेसिफिकली। हमारे पास अभी चार किस्म की कोलिजन है, इलास्टिक हेड ऑन, इलास्टिक ओब्लिक, सेमी इलास्टिक हेड ऑन एंड सेमी इलास्टिक ओब्लिक। अब हम सेमी इलास्टिक के बारे में पढ़े नहीं पढ़ेंगे। हाँ बोलो, जोर से बोल यार, फिल्टर हो क्या आता है बाहर थर्मास से। हाँ सर, मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी तो कंजर्व नहीं रहेगा ना सर? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे कंजर्व होगा? पहले नहीं था, थोड़ी देर समय के लिए बना, फिर निकल गया। हाँ सर, डिफॉर्मेशन में एनर्जी सर निकल। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे सबसे इंपोर्टेंट इसमें जो चैप्टर में, दैट इज इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। बहुत लंबा नोट मत बनाओ, सारा चीज को समझो। और जिन लोगों को पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है वो कम से कम अपना बुक का सारा क्वेश्चन करो। जो जो चैप्टर पढ़ा चुके हैं, वट एवर स्कूल बुक यू हैविंग, उसका सारा क्वेश्चन को करो। ठीक है, मतलब जो लेजिएस्ट स्टूडेंट्स हैं उससे कम करने वालों को माफी नहीं मिलेगा।
और आपको मालूम नहीं है आपके बगल में जो लड़का बैठा है या लड़की बैठी है वो कुछ नहीं करती है घर में, उससे दोस्ती मत करो। पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करती है, एकदम आपके बगल में पाउडर लिपस्टिक लगा के फिट होके बैठी, आपको लग रहा होगा कितना अच्छा है, एकदम बकवास है, कुछ नहीं पढ़ती है। अब एक दूसरे को मत देखो, समझ में आया? हाँ, हो सकता है सब एक ये बोलते नहीं तू है, ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं। तो एनकरेज देम, इफ ही और सी इज योर गुड फ्रेंड, एनकरेज। इलास्टिक हेड ऑन, अब नहीं तो कब करोगे यार? चलिए हम एक टिपिकल केस लेते हैं जिसमें हम कहेंगे कि यहाँ पे सुंदर सा लेते हैं, यहाँ पे कोई एक बॉल है और ये बॉल ऐसा है। चलो मानते हैं कि ये दो बॉल को दोबारा मैं लेता हूँ यहाँ से। मैं क्या करने जा रहा हूँ, आई विल एक्सप्लेन यू। ऐसा है, ये बॉल कुछ u1 वेलोसिटी में जा रहा था, ये बॉल कुछ u2 वेलोसिटी में जा रहा था और दोनों के बीच में कोलिजन हो गया। कौन सा कोलिजन हुआ? इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। तो ये इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हुआ, होने के बाद दोनों का वेलोसिटी बदल गया, ये v1 हो गया, क्या v2 हो गया। आपको होगा सर कैसे पता चला इधर कोई जाएगा? अरे उधर को भी जा सकेगा, अगर उल्टा जाएगा तो v1 को नेगेटिव बोल देंगे। सपोज ऐसे हुआ, सपोज ये मास दिया है m1 और ये मास m2, मतलब मारपीट खाने से मास नहीं बदलता है, मास तो वही रहेगा। टकराव होने से मास बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। नहीं तो अखिल सिंह बोलता मेरे को मारो, मेरे को थोड़ा पतला होना है, ऐसा नहीं होता नहीं। हाँ, अब इसमें कोलिजन हो रहा है, लेट अस ऑब्जर्व, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है। तो क्या करने जा रहे हैं हम? करने ये जा रहे हैं कि दो मास m1 m2 u1 u2 वेलोसिटी में जा रहे थे, दोनों में टकराव हुआ। टकराव होने के बाद उनका वेलोसिटी क्या क्या होगा, क्या होगा v1 क्या होगा v2, हम जानना चाहते हैं। डाटा क्या दिया है? m1 m2 u1 u2, दो बॉडी आपस में टकराए, आफ्टर कोलिजन उनका वेलोसिटी क्या होगा हम जानना चाहते हैं। बस यही है प्रयास इस आर्टिकल का भी, ठीक है। बिट नंबर 1, बहुत सारे छोटे छोटे इक्वेशंस निकलेंगे। आपको मालूम है कि दी मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग कोलिजन इफ आई कंसीडर द टू बॉल्स एज ए सिस्टम, ड्यूरिंग कोलिजन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज टू बी कंजर्व्ड। नहीं सर, दोनों तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स दिए। अरे भाई, अगर मैं इनको सिस्टम मान लेता हूँ, वो जो मारपीट का फोर्स वो इंटरनल फोर्स हो गया। मैं पहले भी बता चुका हूँ, घर में भाई बहन झगड़ा लगते हैं तो पुलिस आता है क्या? वो इंटरनल मारपीट हो गया। बगल वाली लड़की को मार दो तो पुलिस आता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल अफेयर हो गया, है कि नहीं? हाँ, तो इसमें m1 m2 के बीच में जो फोर्स होगा वो इंटरनल फोर्स है, तो मोमेंटम नहीं बदलने वाला। मोमेंटम पहले कितना था? वेक्टर था भाई, ये m1 u1 था और इसका m2 u2 था, दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो जोड़ दिए। आफ्टर कोलिजन इसका m1 v1 प्लस m2 v2। थोड़ा सा सजा के लिखेंगे इसको, सारे m1 वाले टर्म को एक तरफ ले आएंगे, m1 को कॉमन ले लेंगे, u1 माइनस v1, सारे m2 वाले टर्म को एक तरफ ले लेंगे, इधर आएगा v2 माइनस u2। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व्ड है। क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन में? नहीं है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन आर सेम। तो आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन आर सेम। बिफोर कोलिजन क्या काइनेटिक एनर्जी था? हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 का स्क्वायर, और इधर हाफ m1 v1 का स्क्वायर हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ये जो हाफ है इसको भगाओ, ये बेकार का भीड़ बना रहा। सारे m1 वाले टर्म को एक तरफ ले लो, तो इधर क्या आ जाएगा? u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। इधर m2 वाले टर्म को एक तरफ ले लिए, m2 u2 स्क्वायर इधर को ले लिए, तो m2 कॉमन लेने के बाद मिला m2 v2 का स्क्वायर माइनस। कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन मिले, सिंपल सा चीज है, दैट एवरीवन नोज। यू गॉट टू इक्वेशंस, m1 into u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 into v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। क्या मैं समझा पा रहा हूं ठीक ठाक? चलिए आगे बढ़े। तीसरी इक्वेशन क्या निकालना है हमें? v1 एंड v2, दो इक्वेशन मिल गया ना।
दो अननोन है, दो इक्वेशन चाहिए। यहाँ पर एक इक्वेशन है v1 v2 को लेके, यहाँ पर दूसरा इक्वेशन है v1 v2 को लेके, लेकिन सॉल्व करना उतना आसान दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग। ठीक है, सॉल्व करते करते बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आ जाएंगे सामने, और दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यू हैव टू रिमेंबर। चलिए अब हम कोशिश कर रहे हैं बीट नंबर 3 में। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग मैं बनाना चाहता हूं कि इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 क्या देगा। चलिए देखते हैं इक्वेशन 2 क्या है। इक्वेशन 2 था m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अच्छा ऐसा, सो m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 था। इक्वेशन 1 क्या था भाई? इक्वेशन 1 था m1 into u1 minus v1 is equal to m2 into v2 minus u2. It was m1 into u1 minus v1 is equal to m2 into v2 minus u2. डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसा बन जाएगा इक्वेशन। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब क्या कैंसिल हो गया देखो तो, m1 को खा गया, m2 को खा गया, नहीं क्या बच गया देखो इसमें, ये u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई u1 माइनस v1 क्या देगा? a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है, a माइनस b इंटू a प्लस b। a माइनस b वाला पार्ट कैंसिल हो गया, क्या रह जाएगा? u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। समझ में आया क्या? इस चीज को थोड़ा और सजा के लिखते हैं। सारे u1 वाले टर्म को एक तरफ ले आओ, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग v1 एंड v2, है ना। वो v1 स्क्वायर था बोल के नहीं बन रहा था। अब ये v1 v2 का एक इक्वेशन यहाँ पे आ गया, पहले भी एक इक्वेशन आया था, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। बट लेट अस सी व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। ये जो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 आया, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हम कहेंगे कि यहां पर कोई एक बॉल है, ये 6 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, यहां पर कोई एक बॉल है जो 1 मीटर पर सेकंड में जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, फिर रट्टा मारने वाली बात आएगा जो कि बहुत डिफिकल्ट है। ये दोनों बॉल के बीच में डिस्टेंस घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। सो दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर। क्या बता सकते हो कितने स्पीड में वो एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं? 5 मीटर पर सेकेंड। ये जा रहा है 6 में, ये जा रहा है 1 में, तो कितने स्पीड में पास आ रहे हैं जानने के लिए अगर इस चीज को हम u1 कहते हैं, इसको u2 कहते हैं, तो आप क्या निकालते हो? u1 माइनस u2। समझ में आया? u1 माइनस u2 क्या रिप्रेजेंट करता है? द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कितने स्पीड में पास आ रहे हैं। समझ में आया क्या? अगर मैं केस बदल दूं कि ऐसा ही दो बॉल ले लूं और कहता हूं कि मान लो कि ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में और ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड में, ये पास आ रहे हैं कि दूर जा रहे हैं? दूर। कितने स्पीड में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं? 8 मीटर पर सेकेंड। फॉर दैट व्हाट यू डू? दिस माइनस दिस। कितने स्पीड में पास आ रहे हैं करने के लिए दिस माइनस दिस करते थे, u1 माइनस u2, बट नाउ यू आर मेकिंग इट v2 माइनस v1। सो u1 माइनस u2 क्या देता है? द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। v2 माइनस v1 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? u1 माइनस u2 रेफर्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले कितने जल्दी जल्दी पास आ रहे थे? हमारा केस ये था u1 एंड u2 वाला। कितने स्पीड में पास आ रहे हैं कोई पूछेगा तो कहोगे u1 माइनस u2। अच्छा, इन दोनों में से ये कितने स्पीड में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं? v2 माइनस v1। आर यू गेटिंग? तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस आर्टिकल में, तो हमें उसको नोट करना है। क्या लिखना है? तो ये बन गया दैट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन।
is equal to the relative velocity of separation after collision. Relative velocity of separation कब? कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यू गेट ए वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर। क्या अगर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है तो टकराव होने से पहले जितने स्पीड में पास आएंगे, टकराव के बाद उतनी स्पीड में एक दूसरे से दूर जाएंगे, आजकल की दोस्त की तरह। नहीं, दोस्ती बनता है बड़े जोर से, टूटता भी बड़े जोर, है कि नहीं? तो देखो इसमें अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये कोई एक बॉल है, मान लो कि ये बॉल इधर आ रहा था 7 मीटर पर सेकंड में, और यहां पर एक कोई छोटा सा दूसरा बॉल था जो जा रहा था 1 मीटर पर सेकंड में। पता चला दोनों में टकराव हुआ। टकराव होने के बाद मान लो कि ये जो बॉल है ये इधर भागने लगा 9 मीटर पर सेकेंड में। हो सकता है ये 1 kg का होगा, 10 kg का होगा, जोर से ठोक देगा तो भागेगा। बताना आपको ये है कि ये जो बॉल है उसका वेलोसिटी क्या होगा, गिवन दैट दिस इज इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। ये इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है, मेंशन कर दिया, नहीं तो नहीं होगा, इट शुड बी इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। तो देखो तो कितना स्पीड में पास आ रहे थे, 6। अब कितने स्पीड में एक दूसरे से दूर जाएंगे, 6। मतलब अगर इसका वेलोसिटी v है, 9 माइनस v इज इक्वल टू, यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। पहले क्या था 7 माइनस 1, अब क्या है 9 माइनस v, क्या मिल गया, v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड। कोई ऑलरेडी बोल चुका है, समझ में आ रहा है? जितना स्पीड में पास आएंगे उतनी स्पीड में दूर जाएंगे। बस और एक तो एग्जांपल ले लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। दूसरा एग्जांपल खाली देखने के लिए आप लोग यूज कर पाते हो कि नहीं। दूसरा एग्जांपल हुआ, यहाँ पे कोई एक बॉल था, वो इधर जा रहा था 6 मीटर पर सेकेंड में। यहाँ पर कोई एक बॉल था, वो इधर आ रहा था 4 मीटर पर सेकेंड में। यहाँ दोनों में इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हुआ। पिछला वाला बॉल चलने लगा 3 मीटर पर सेकेंड में टकराव खाने के बाद। आगे वाले का वेलोसिटी क्या होगा बताओ? दिया है कि इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है, जितना स्पीड में पास आए उतनी स्पीड में। यस, देखो पहले आप कहोगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन क्या था, ये आ रहा था 6 में, ये आ रहा था 4 में, तो कहेंगे 6 + 4। क्या बात समझ में आ रहा है? कितने स्पीड में पास आ रहे थे, 6 + 4। अब ये कितने स्पीड में दूर जा रहे हैं, क्या कहेंगे इन टर्म्स ऑफ v एंड 3, v - 3। समझ में आया? तो v का वैल्यू क्या आ गया भैया, 13 मीटर पर सेकेंड। इज इट अंडरस्टूड? जितने स्पीड में पास आएंगे उतनी स्पीड में दूर जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। क्या बात समझ में आया? दो चीज देख लिए, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन में मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज सेम, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज सेम, एंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन is equal to relative velocity of separation after collision। पर ध्यान रहे, it should be elastic as well as head on। इलास्टिक नहीं होगा तो नहीं होगा, हेड ऑन नहीं होगा, हो सकता है कुछ केसेस है जहां पर हो सकता है, हम करके दिखाएंगे। तब वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं, स्पीड होगा। रिलेटिव स्पीड बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन विल बी सेम। रिलेटिव स्पीड बराबर रहता है, नॉट दी वेलोसिटी, बट आई एम नॉट गोइंग टू दैट टॉपिक नाउ। समझ में आया क्या? इज इट अंडरस्टूड? तो तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। अब हमें क्या करना था, v1 और v2 निकालना था। तीन चीज हमारे सामने, तीनों इक्वेशन को लिखते हैं। तीनों में से जो जो इक्वेशन चाहिए उसको लिखते हैं। ये नोट पॉइंट कौन सा गया, नोट पॉइंट 3 गया। नाउ आई गो फॉर नोट पॉइंट नंबर 4। जो जो इक्वेशन हम देख लिए हैं उसको लिखते हैं। इक्वेशन 1 कह रहा है कि m1 इंटू u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2। इक्वेशन 3 कह रहा है क्या, इक्वेशन 3 अभी भी देखे कि इट इज u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, है कि नहीं? देखो तो v1 v2 दोनों ने सिंपल लीनियर इक्वेशन से फर्स्ट ऑर्डर का आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसमें से v2 को निकाल देंगे,
यहाँ पर V2 का अगर वैल्यू निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो, मैं नहीं लिखने वाला हूँ क्योंकि स्कूल वाले पूछते नहीं क्यों बेकार का मैं अपना इंक खराब करूँ। मेरा येलो इंक खराब हो गया आजकल, मैं व्हाइट लिख रहा हूँ, खत्म हो जाता है हरदम येलो लिखने से। क्या कुछ दिन मेरा ये व्हाइट भी खत्म हो जाएगा, फिर मैं ब्लू लिखूंगा। देखो इसमें क्या हो गया, u1 माइनस u2 इक्वल v2 माइनस v1 है। अगर हम v2 निकालेंगे, v2 कितना होगा, u1 माइनस u2 प्लस v1 हुआ ना, u1 माइनस u2 प्लस v1। ये चार में से हमें क्या क्या मालूम है, u1 u2 m1 m2 चारों मालूम है। v1 v2 पता करना है, यहाँ से v2 का वैल्यू निकाले और इसमें डाल दिए, तो ये पूरा इक्वेशन में अननोन क्या रहेगा, ओनली v1 निकल जाएगा। ये नहीं v1 एक तरफ रखो, बाकी सब दूसरी तरफ ले लो। सॉल्व करोगे तो आपको v1 v2 यहां से मिल जाएगा, जो आपकी काम है। अगर करना चाहो तो कर लेना। इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, सॉल्विंग अबोव इक्वेशंस आपको मिलेगा v1 का वैल्यू क्या मिलेगा, m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। v1 की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा। गुड सा इक्वेशन आपको याद रखना है। क्या ये इक्वेशन आप ठीक ठाक लिख लिए? यस। और अगर आपको v2 निकालना है, बहुत सिंपल है, दोनों इक्वेशन को कभी याद मत रखना, बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये क्या है, u1। दोनों इक्वेशन को याद मत रखना, किसी एक को याद रखना। v1 को याद रख लिए और 1 की जगह 2 कर दो, 1 की जगह 2 कर दो। 1 की जगह 2 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1। u1 की जगह क्या लिखेंगे, u2 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 की जगह क्या लिखेंगे, m1 बाई m2 प्लस m1। u2 की जगह क्या लिखेंगे, u1। इसलिए दोनों को याद मत रखना, एक को याद रखना। 1 की जगह 2 कर दो, 1 2 का 4 करना तुम लोग आता है। अखिल सिंह है मास्टर, 1 2 का 4 करता है, बढ़िया। क्या समझ में आया दोनों इक्वेशन आपको? ओ, ये दो इक्वेशन अगर समझ में आ गया, अब कहानी में और कोई डिफिकल्टी नहीं है, सब आसान है। इस इक्वेशन में से हमें क्या समझ में आता है, कुछ पॉइंट्स देखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। केस 1, इफ m1 इज इक्वल टू m2, मान लो दोनों मास बराबर है। स्पेशल केस है, याद रख लेना, न्यूमेरिकल इसके ऊपर भी आते हैं, क्योंकि वो m1 m2 u1 u2 दिया होगा, इतना बड़ा इक्वेशन डाल के बच्चे निकालेंगे, ऐसे क्वेश्चन देता नहीं, फिर भी हम लोग देख लेंगे। बट बिफोर वी गो फॉर द केस, व्हाई नॉट टू हैव एन एग्जांपल। सपोज हम एक एग्जांपल लेना चाहते हैं। सपोज हम कहेंगे ये 2 kg का मास है और ये इधर जा रहा था 6 मीटर पर सेकेंड में, ये 1 kg का मास है और ये इधर आ रहा था 2 मीटर पर सेकेंड में। दोनों के बीच में इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हुआ। पूछा है बताओ v1 v2 कितना होगा? कैसे सॉल्व करें? क्या दिया है, m1 m2 u1 u2 दिया है। ये 2 मीटर पर सेकेंड क्यों करेंगे, 3 कर देते हैं। वैल्यूज डिफरेंट रहने से समझने में आसान आता है, 2 2 2 हो जाने से कंफ्यूजन होगा। सो v1 v2 निकालना है और आपको मालूम है कि ये 1 kg का मास है और ये 2 kg का मास है। v1 v2 का फॉर्मूला हमारे सामने पड़ा है, बस वैल्यूज डालना है। लेकिन पहले हमें समझ में आना चाहिए कि m1 क्या है। व्हाट इज m1? वी शुड राइट m1 दिया गया है 2 kg। व्हाट इज m2? m2 इज 1 kg। व्हाट इज v1? सॉरी, व्हाट इज u1? v1 तो निकालना है। u1 ये इधर जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड। अरे हमारा केस के साथ हम कंपेयर करें, हम ऐसे ही तो केस लिए थे, ये u1 था और ये u2 था। नहीं, u1 कितना हो गया, u1 इज कमिंग आउट टू बी 6 मीटर पर सेकेंड। क्या कोई मुझे बताएगा u2 कितना लेना चाहिए? -3। यस, u2 हमारा ऐसे था, जो डेरिवेशन किए उसमें u2 ऐसे था ना। अब ये इधर को है तो क्या लिखेंगे, -3 मीटर पर सेकेंड।
ये को इस वैल्यूज में डालो, V1 V2 निकालो। ठीक है, V1 0 आ गया, 0 मतलब V1 रुक जाएगा। देखते हैं, V1 0 नहीं लग रहा है, V1 0 होगा। बड़े 0 कैसे होगा? V1 0 आ रहा है, ये तो 0 नहीं है, ये तो 0 नहीं है, तो 0 कैसे हो गया? सर 0। सर 0, अब 0 से पहले सर जोड़ दिया करो हर जगह। चलो ठीक है, 0 आ रहा है, V1 इज कमिंग 0। ठीक है, वैल्यू डाल दिए। तो V2 हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, नो 9 मीटर पर सेकेंड। V2 9 मीटर पर सेकेंड आ रहा है क्या? देख लो, आ रहा है, यस, मतलब सही है। तुम लोग इक्वेशन डाल रहे थे मोमेंटम का, जब कर रहा था, एक का वेलोसिटी 0 मिल गया तो इनका मोमेंटम जितना इसका मोमेंटम वही होगा, वहां से निकाल दिया मेरा 9 मीटर पर सेकंड। तुम लोग इक्वेशन लगा रहे थे, है कि नहीं? हाँ, तो बात हुआ, कुछ गिरा बेटा पेपर्स नीचे उठाओ। तो V2 मिल गया। अगर मान लो V1 का वैल्यू आता 5, हम कहते वेलोसिटी उसका 5 है। अगर V1 का वैल्यू आता -7, तो क्या करते? ये उल्टा जा रहा है 7 मीटर पर सेकंड में, ऐसे कहते। तो ये फॉर्मूला का यूज सबको समझ में आ गया? अच्छा, नाउ वी गो फॉर, हाँ फॉर्मूला को तो यूज करना है, V1 V2 का फॉर्मूला यूज करना है। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैं लेके चलता हूँ दूसरी जगह पे। थोड़ा फॉर्मूला पे गौर करिए, और कुछ केसेस हम देखना चाहते हैं कि अगर if case 1, if m1 is equal to m2, इस चैप्टर में अगर कोई क्वेश्चन आएगा, there will be no theoretical question, खाली इलास्टिक क्या है, हेड ऑन क्या है, वो उतना पूछेंगे, कौन सा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है कि नहीं वो पूछेंगे, और सीधे न्यूमेरिकल आएंगे। नो अदर क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट योर स्कूल। बोर्ड में तो थ्योरी जेई में तो थ्योरी पूछेंगे ही नहीं। फॉर्मूला अगर m1 इक्वल टू m2 हुआ तो आप बता सकते हो क्या V1 क्या होगा? देखो तो m1 m2 कर दो, ये 0 हो गया। U2, हाँ, m1 m2 बराबर है, तो नीचे 2m2 ऊपर 2m2 हो गया U2। और V2 क्या हो जाएगा? U1, V2 क्या हो जाएगा? m1 m2 बराबर है, तो ये कैंसिल हो गया, मिलेगा ये U1। देखा क्या इंटरेस्टिंग है? अगर लाइक मासेस से द बॉल्स द बॉडीज interchange their velocities, इलास्टिक हिडन कोलिजन में ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस चैप्टर का। इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, कहने का मतलब है, अगर हम कहेंगे ये कोई एक मास है m जो इधर जा रहा था 3 मीटर पर सेकेंड में, अब यहाँ पे कोई एक दूसरा मास है m, दोनों के बीच में इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हुआ, ये मास आ रहा था 4 मीटर पर सेकेंड में। दोनों का मास m है, नाम इसका a है, इसका b है। तो कोलिजन के बाद, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन के बाद a का वेलोसिटी क्या होगा, b का वेलोसिटी क्या होगा? ये a है, ये b है। a क्या कर लेगा? b का वेलोसिटी को ले लेगा। a का था 3, b का था 4, अब a का इधर को हो जाएगा 4, b का इधर को हो जाएगा 3। b का पूरा वेलोसिटी a ले लिया, a का अपना वेलोसिटी b को दे दिया। समझ में आया क्या? तो ये 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या समझ में आया? When the masses are equal, the balls or the bodies interchange their velocity, इसका वेलोसिटी वो ले लेता है, उसका वेलोसिटी ये ले लेता है। अच्छा, इसमें बुक में आपको ढेर सारे केसेस मिलेंगे। इफ m2 is n times m1, ऐसे करके मैं नहीं करवाता, वो बेकार का चीजें, जब जरूरत पड़ेगा तब करेंगे न्यूमेरिकल। दिस इज नॉट थ्योरी, इट इज अननेसेसरली बटरिंग चटरिंग विथ नोन थिंग्स। एक टिपिकल केस आता है, केस 2। If
वन मास, कोई एक मास दूसरे से काफी बड़ा है। M2 इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू M1। एक 50 kg का है, दूसरा 50 ग्राम का है ना। 50 kg का कोई ब्लॉक मूव कर रहा था, 50 ग्राम का कोई बॉल जाके उसको ठोकेगा तो उसका वेलोसिटी में कोई अंतर आएगा? कोई ट्रॉक जा रहा है, आप पीछे से टेनिस बॉल फेंकते हो, लगेगा तो ट्रॉक का वेलोसिटी में कोई अंतर आएगा या फेंका जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इन दैट केस कैसे करें? M2 इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू M1 का मतलब हुआ, डोंट राइट M2 प्लस M1 का वैल्यू इज सेम एज M2 माइनस M1 का वैल्यू इज सेम एज M2 से M1 निकालो या जोड़ो, डोंट राइट, खाली देख लो। कीपिंग दिस इन माइंड, अगर हम कहेंगे तो ये बन जाएगा माइनस M2, ये बन जाएगा प्लस M2, ये बन जाएगा ओनली M2, ये क्या है 2 कहाँ गया इसका, ये बन जाएगा ओनली M2। करके देखोगे अल्टीमेटली तो वैल्यूज मिल जाएगा आपको, V1 V2 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? M2 इज वेरी लार्ज, नीचे M1 प्लस M2 की जगह क्या लिखेंगे? ओनली M2, तो क्या हो जाएगा ये 2U2 है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? ऊपर माइनस M2 नीचे प्लस M2, तो क्या हो गया? M1 तो छोटे हैं, छोड़ दो, तो माइनस U1 प्लस 2U2। V1 क्या हो जाएगा? माइनस U1 प्लस 2U2। V1 कौन है? छोटे वाले का M1। V2 क्या हो जाएगा? V2 देखो तो V2 हो गया ये हो गया सेम एज M2 बाई M2 हो गया 1U2, और ये ऊपर वाला तो काफी छोटा है, नीचे वाला M2 है। M1 बाई M2 इज वेरी स्मॉल बिकॉज M1 इज वेरी वेरी स्मॉल, डिनोमिनेटर काफी बड़ा है, तो ये क्वांटिटी हो जाएगा 0। क्या आंसर रहेगा? ओनली U2। तो क्या कंक्लूजन मिला कि V1 विल बी 2U2 माइनस U1 एंड V2 विल बी U2। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। कोई ट्रक जा रहा है, बॉल फेंकोगे, ट्रक का वेलोसिटी क्या होगा? जो था वही होगा, U2 था, U2 ही रहेगा। तकलीफ तब होता है कि बॉल टकराने के बाद बॉल का वेलोसिटी क्या होगा, है कि नहीं? तो उसको निकालने के लिए इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला अक्सर सबको अच्छा नहीं लगता है याद रखने में, गड़बड़ प्लस माइनस कर दी तो गया काम से। इसीलिए लेट अस थिंक डिफरेंटली। M2 इज मच लार्जर देन M1, तो आपको एक क्लू याद रखना है कि द वेलोसिटी ऑफ M2 does not change। M2 का वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। समझ में आया क्या? बस इतना ही याद रखो, बाकी की चीज बन जाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेके करते हैं स्टेटमेंट को समझने के लिए। ये वाला स्टेटमेंट तो हम लोग समझ गए, एग्जांपल लेके ये, हाँ ये समझ गए। केस 1 समझ गए, केस 2 की बात करें, एग्जांपल लेते हैं तो बढ़िया से समझ में आएगा। A ball was thrown with 20 meter per second towards a truck moving with 5 meter per second। Find velocity of ball after collision, after elastic head-on collision। 110 मीटर पर सेकंड। अबे यार अभी तो बोले नहीं, सामने से फेंके कि पीछे से फेंके, ऐसे टकराया कि ऐसे टकराया, आंसर निकाल दिए। हाँ, हम लोग के पास इंडियन इतना सॉल्यूशन है कि बिना प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाल देते है ना। चलो ठीक है, चंद्रयान निकाल दिए, अब सुन रहे हैं कि मंगलयान निकाल रहे, और यूट्यूब में तो आ रहा है कि सूर्ययान भी निकाल रहे। फेंकने वाले फेंकते हैं पूरा ऊपर, सूर्ययान कोई निकालेगा क्या? सूरज में जाके अंदर घुस के देखना है क्या है, देखने वाले कहाँ पहुंचेगा वहां पर, फेंकने लिए फेंक देते हैं लोग। बिना प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाल देते, इतने सारा सोल्यूशन है। किसी को कोई भी चीज में पूछो तुरंत आपको एक सोल्यूशन देगा। ट्राई करके देखो तो, आज आप जाके कम से कम 10 लोगों को बोलो कि पेट दर्द हो रहा है, एवरीवन विल गिव यू ए मेडिसिन, ये खा लो, ये पी लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। किसको भी पूछो, चपरासी से शुरू करके कलेक्टर तक, हर कोई एक सोल्यूशन देंगे। अरे माय डियर, तुम भी तो कंफ्यूजन में आ गए। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। इफ इट इज थ्रोन फ्रॉम, इफ इट इज थ्रोन फ्रॉम, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आंसर निकाल दी। फ्रॉम
बिट नंबर 1, फ्रंट ऑफ द ट्रक। दूसरा, बैक ऑफ द ट्रक। बॉल फेंका गया है 20 मीटर पर सेकंड में, ट्रक जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड में। सॉल्यूशन देखो, ट्रक के सामने से फेंकेंगे बॉल को, जा रहा है ये ट्रक 5 मीटर पर सेकंड में, और आपने बॉल को फेंका 20 मीटर पर सेकंड फ्रंट से। सर 15 होगा। पूछा है बॉल का वेलोसिटी क्या होगा। दूसरा बीट में क्या पूछा, ये बीट नंबर 1 था। दूसरा बीट में क्या पूछा है, वही ट्रक था 5 मीटर पर सेकंड में जा रहा था, लेकिन अब हम बॉल को पीछे से फेंके हैं। नाउ वी थ्रो द बॉल फ्रॉम द बैक ऑफ द ट्रक। क्या दोनों केस में टकराने के बाद बॉल का वेलोसिटी वही होगा? पहले बताओ, दोनों केस में बॉल का वेलोसिटी वही होगा क्या? नहीं होगा ना। पहला में 30 मीटर पर सेकंड। पहला में 30। हाँ, बॉल आ रहा है तो बैटिंग किया, जैसे मार दिया तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। कोई बोल रहा है 30, बट लेट अस सी हाउ यू डू। करने का अप्रोच देखते हैं। क्या मालूम है, ये जो बड़ा वाला ट्रक है, ये बड़ा वाला ट्रक का तो आप जानते हो मास काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द बॉल, तो इसका मोमेंटम में तो कोई बदलाव नहीं आएगा। द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक इज नॉट गोइंग टू चेंज। ट्रक का वेलोसिटी तो यूं का यूं रह जाएगा, लेकिन ये जो बॉल है इसका वेलोसिटी में कुछ बदलाव आने वाला है। चले पहला केस में करता हूं, दूसरा केस आप करोगे। हम जानते हैं कि ये इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है। इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन के बाद ये जो ट्रक था उसका वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं आएगा, वो ऐसे ही चलते जाएगा। द ट्रक कीप्स मूविंग, लेकिन बॉल टकराने के बाद ऑब्वियस है कि इधर को फेंका जाएगा कुछ वेलोसिटी में, जो हमें पता करना है कि नहीं। हम जानते हैं कि द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। टकराने से पहले कितने स्पीड में पास आ रहे थे? 20 प्लस 5। टकराने के बाद कितने स्पीड में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं? v माइनस 5। क्या वहां से v मिल गया? यस, 30 मीटर पर सेकेंड। जितने स्पीड में पास आएंगे उतनी स्पीड में दूर जाएंगे। वो बड़ा वाला इक्वेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं, यू नो दिस क्लू आल्सो, है कि नहीं। इस केस में हुआ कि जब कोलिजन हो जाएगा ट्रक का वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं होने वाला। ट्रक तो वैसे ही चलते जाएगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो बॉल था वो तो वापस आएगा। पता करना है क्या स्पीड में। क्या बात समझ में आ रहा है? अब हमें बॉल का वेलोसिटी पता करना है, तरीका तो वही है हमारे पास, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। ये शॉर्ट फॉर्म समझ में आ रहा है ना, आरबीएबीसी एंड आरबीएसएससी। अच्छा, तो बिफोर कोलिजन क्या था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कौन बताएगा? चल अंकित बताओ, व्हाट वाज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन? कितने स्पीड में एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे? सर 15। तो ये आया 20, ये -5। अब टकराने के बाद कितने स्पीड में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं? ये इधर भाग रहा है 5 में, ये इधर भाग रहा है v में, तो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्या स्पीड में? 5 प्लस v। हुआ क्या? तो इससे क्या पता चला कि v इज 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया ना? कैसे क्वेश्चन आएगा मालूम है? छोटा सा क्वेश्चन और एक तो लेते हैं। वन मोर क्वेश्चन। ए स्मॉल पैकेट was lying on a railway track. A train
moving with a speed u strikes it. If collision is elastic head-on, find velocity of packet. पैकेट का वेलोसिटी क्या होगा बताओ भैया। ये ट्रेन आ रहा है, छुक 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 छुक। ये ट्रेन जो आ रहा है उसका अपना स्पीड है, u मीटर पर सेकंड में जा रहा है ये ट्रेन, और आप जानते हो कि इसकी मास काफी ज्यादा है। दिस ट्रेन इज मूविंग विद u मीटर पर सेकंड। अब इसके सामने कोई पैकेट था, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन होने वाला है। कोई पैकेट इसके सामने था और ये पैकेट को टकराया। ट्रेन के मास के सामने पैकेट का मास का क्या मायना है? कुछ नहीं। पैकेट रेस्ट में था। What was the velocity of the packet? 0. वही तो इंटरेस्टिंग पार्ट है। अभी क्या है कि जैसे ये पैकेट को टकराएगा, टकराने के बाद अगर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन मेंशन कर दिया है, EHC बोला है, तो आप कहोगे टकराने के बाद भी ट्रेन का वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आने वाला, ट्रेन उतनी स्पीड में चलेगा। नाउ द क्वेश्चन इज विथ व्हाट वेलोसिटी द बॉल द पैकेट इज थ्रोन अवे। पैकेट कितना स्पीड में फेंका जाएगा वो हमें पता करना है। सोचो पैकेट का वेलोसिटी क्या होगा, क्या बता सकते हो? कितना होगा? हाँ बोलो बेटा, कितना? सर यू ही होगा। कैसे यार? सोचो, व्हाट वाज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन कितना स्पीड में पास आ रहे थे दोनों? u में। कोलिजन के बाद ये भाग रहा है v में, ये दौड़ा रहा है u में, सो इट इज v माइनस u, मतलब v कितना हो जाएगा? 2u। समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत आसान तरीका है ट्रेन का स्पीड कितना है जानने के लिए। ट्रैक के ऊपर खड़ा हो जाओ, जितने जोर से आपको धक्का मार के फेंकेगा उसका आधा है ट्रेन का स्पीड, बट नेवर यूज इट। ये आइडिया नहीं। ट्रेन का स्पीड कितना है, रुको रुको ट्रैक पे जाता हूँ चेक करके आता हूँ। ऐसा मत करना। v हो गया 2u। क्या सबको समझ में आया? दे विल आस्क अदरवाइज। कोई गोल्फ प्लेयर था, वो गोल्फ को घुलाया और बॉल को मारा। वो जो प्लेयर भारी भरकम का प्लेयर है, उसका गोल्फ स्टिक है, उसके सामने वो बॉल का मास तो कुछ नहीं। बोले गोल्फ स्टिक को u स्पीड में घुमाया और मारा, बॉल कितना स्पीड में जाएगा? कितने में जाएगा? 2u। आर यू गेटिंग? क्योंकि आप जानते हो उसके जो बॉल के सामने इसका मास भारी भरकम में ज्यादा है। समझ में आया क्या? वो बोलेगा वो बॉल को मारा 45 डिग्री एंगल में, तो ठीक है, तो आप जानोगे कि बॉल को फेंका गया विथ स्पीड 2u एट एंगल 45 डिग्री, तो उसका प्रोजेक्टाइल मोशन का एनालिसिस करना है। बात समझ में आ रहा है? सिर्फ वन मास इज हेवी यू कैन डू। तो ये दो केस मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है बताना है, बाकी डिराइव्ड है, इंपॉर्टेंट नहीं है। दे आर ऑल टिपिकल कंडीशंस। वो सारा केस को लिखने की जरूरत नहीं है, बुक में हो सकता है और भी कुछ केसेस दिए होंगे, फिर वन मास इज n टाइम्स द अदर ऐसे करके दिए होंगे। तो क्या मैं ये समझूं कि मैं आपको इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन समझा पाया? हाँ, चलिए समय कम है तो एक दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सी दिस क्वेश्चन। fill up or find the unknown quantities मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, फिगर दे रहा हूं, फिगर देखना, अननोन क्वांटिटी को बताना। assume इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, सारा कोलिजन को आप इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन मान लो, ठीक है, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बॉल लेता हूँ, ये बॉल ऐसा है और ये बॉल मान लो कि कुछ जा रहा है समथिंग लाइक 4 मीटर पर सेकेंड में। फिर क्या हुआ, ये बॉल जाके यहाँ पे आया, ये इधर था, ये बॉल ये जाने लगा, ये जा रहा था 1 मीटर पर सेकेंड में। इसका मास क्या है मालूम नहीं है, इसका मास दिया है 2 kg,
पता चला कोलिजन हुआ, इलास्टिक हिडन कोलिजन होने के बाद पता चला कि ये जो मासेस थे, ये मासेस कुछ ऐसे चलने लगे। कैसे? से इट इज लाइक दिस। थोड़ा फिगर को इधर से बनाते हैं ताकि जगह बनेगा। तो मासेस स्टार्टेड मूविंग, और पहला वाला मास जो था वो जाने लगा, सपोज हम कहेंगे 1 मीटर पर सेकेंड में। हमें पता करना है कि दूसरे वाले का मास क्या है और वेलोसिटी क्या है। अननोन क्वांटिटी जो जो दिया है, m क्या है, v क्या है बताना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्वेश्चन समझ में आया सबको? फिगर देखो, जो जो क्वेश्चन मार दिया उसका वैल्यू बताओ। v क्या होगा, m क्या होगा बताना। दूसरे केस में ये यहाँ पे फिर से केस लेते हैं। यहाँ पे हुआ यूं है कि 2 बॉल थे, एक 2 kg का था या फिर कितना मास का था मालूम नहीं है, ऐसा था। कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद पता चला कि ये जो मासेस है दे स्टार्टेड मूविंग विथ डिफरेंट वेलोसिटीज। ठीक है, तो पता चला कि टकराव होने के बाद ये वाला मास इधर जाने लगा, कितना स्पीड में, से विथ 1 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कि ये इसका वेलोसिटी क्या होगा, और दिया है कि इसका था मास से ये 4 kg है, ये 4 kg है, इसका मास m है। तो पूछा है बताओ m क्या है और v क्या है। ये 4 kg का था। m और v बताओ कोलिजन के बाद। दिमाग पर जोर लगाओ जिनका जिनका है। सोच के ना हम लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। सुंदर दिखने के लिए चीजों को थोड़ा सजा के रखते हैं। ये है क्या बातें समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू फॉलो द क्वेश्चंस? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में हमें देखना है कि फिर से वही हुआ केस, सिंपल सा केस है। दिया है कि ये इसमें ये जा रहा था 4 kg है और ये जा रहा था 10 kg है। सिंपल सा डायरेक्ट केस दे देते हैं, 10 kg है और पता चला इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हुआ। इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन के बाद पता चला जो 10 kg वाला है उसका वेलोसिटी बन गया v1, 4 kg वाले का v2। बस आपको पता करना है व्हाट इज v1 एंड व्हाट इज v2। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 4 kg रेस्ट में था, कर लो। 4 kg वाज एट रेस्ट, मतलब मूव नहीं कर रहा था, सिर्फ 10 kg मूव कर रहा था। क्या बातें समझ में आ रहे हैं? हाँ बोलो बेटा। सर पहला केस में m इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 4। सेकेंड केस में v2 इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 4/3। m इज इक्वल टू 4/3, v इज इक्वल टू 2। अच्छा, तीसरे केस में चल रहा है प्रोसेस। यस। तीसरे केस में चल रहा है प्रोसेस। देखो कितना जल्दी जल्दी ट्राई कर रहा है। ठीक है, बढ़िया है। सोचो सोचो सोचो, आप भी सोचो, आंसर के लिए वेट मत करो।
हम लिख देंगे, आप लिख दोगे उतार के क्या होगा। बाकी बच्चे कर रहे हैं तो आप भी करो। ठीक, समय की कमी है, क्या करेंगे, समय की पाबंदी को नजर रखते हुए करना शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। सर फर्स्ट केस का वो जो पहला क्वेश्चन का मास 3 होता है सर। मास 3 होगा? मेरी नहीं, मुझे मालूम नहीं। चलिए सॉल्यूशन एक एक करके केस को देखिए। पहला केस में केस ऐसा है, पहला केस कुछ ऐसा है, कैसा है, ऐसा है। पहला केस में देखो तो ये इसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड था, इसका 1 था, टकराने के बाद इसका 1 हो गया है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मस्ट बी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये कितना वेलोसिटी में पास आ रहे थे? 4 माइनस 1। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। तो ये कितना स्पीड में पास आ रहे थे? 4 माइनस 1। कितने स्पीड में दूर जा रहे हैं? v माइनस 1। यहां से पता क्या चला? पता चला कि v इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड। अब इसका 4 इसका 1 था, बाद में इसका 1 इसका 4 हो गया। ऐसा कब होता है? when the masses are equal as velocities are interchanged। देखा रवि कितना जल्दी सोच लेता है। m masses must be equal, the masses must be इक्वल। मतलब m कितना होगा भैया? 2 kg। क्या सबको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? जो लोग नहीं कर पाए थे वो सोच रहे होंगे अरे इतना आसान था, छूट गया, ओहो अगले बार करेंगे। तो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। थिंक फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। I go for the next question now. Question B, ये है क्वेश्चन। सर थर्ड केस में v1 इक्वल टू 7/12 एंड v2 इज इक्वल टू 41/12। ऐसा आ रहा है, देखा कितना खूंखार खूंखार आ रहा है। देखते हैं, मुझे मालूम नहीं है, वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर। सेकेंड केस में हमें v पूछा है। बताओ v निकालने के लिए आपको अभी इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन में जितने सारे इक्वेशन देखे सबसे इंपॉर्टेंट और इजी इक्वेशन कौन सा मिला? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आफ्टर कोलिजन, दैट गिविंग यू डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटीज। बाकी सब में मास को सेट दिया था। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मास इधर भी था उधर भी था। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन में भी मास था, लेकिन इसमें सिर्फ वेलोसिटी है। तो आप कहोगे relative velocity of approach before collision is equal to relative velocity of separation after collision। ठीक है, चलो बताओ क्या हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन? अप्रोच क्या था? यही तो था, इट वाज 4 माइनस 1। सेपरेशन क्या था? v प्लस 1। ये v में भाग रहा है, ये 1 में भाग रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? v इज 2 मीटर पर सेकेंड। v मिल गया, नहीं v मिल गया, और बाकी रह गया मास पता करना है। हमारे पास एक बड़ा सा इक्वेशन है, बट देन वी नो p बिफोर इज p आफ्टर, है कि नहीं? बिफोर मोमेंटम एंड आफ्टर मोमेंटम अब बराबर है। बिफोर मोमेंटम कितना था? 4m इसके पास था, 4 into 1 इसका था, प्लस दोनों का मोमेंटम सेम डायरेक्शन में था। आफ्टर इसका है 4v और इसका उल्टा है, तो माइनस m into 1।
v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू 2 है, डालो। 4m, ये m को इधर ले आओ, 5m इज इक्वल टू ये 4v मतलब 4 इंटू 2 माइनस ये इधर गया 4, तो m का वैल्यू क्या हो गया 4/5 kg। क्या यही आंसर आया था? यस सर। हाँ देखा देखा, इसलिए तो आज की क्लास की बिगिनिंग में मैं बोल रहा था, क्या नहीं कर सकते हो पहले बताओ। स्काई इज द लिमिट, देयर इज नो प्रॉब्लम अंडर द स्काई दैट ह्यूमन इंटेलेक्ट कैनॉट सॉल्व, बिलीव इट। खाली बीइंग ह्यूमन लिखने से नहीं होता है बनियन पे, बिहेव लाइक ए ह्यूमन बीइंग, यू कैन डू एवरीथिंग। इसलिए तो बेस्ट एनिमल कहा गया ऑन द प्लेनेट, नहीं? इंसान सबसे उच्चतर जानवर है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग जानवर ही रह जाते हैं, उच्चतर नहीं बनते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था? ऑप्शन सी, ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करते हैं कॉपी। ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को करना है। ठीक है, करते हैं। क्या हमें यहाँ पर M1 मालूम है? हाँ मालूम है। M1 कितना है? 10 kg। अच्छा, क्या हमें M2 मालूम है? हाँ मालूम है। कितना? 4 kg। अच्छा, क्या हमें U1 मालूम है? हाँ दिखा है, 4 मीटर पर सेकेंड। और U2 वो तो 0। क्या हमें V1 निकालने की फॉर्मूला आता है? क्या अभी तक किसी को याद रह गया जो बोल सकता है? M1 minus M2 by M1 plus M2 whole into U1 plus 2M2 into 2M2 by M1 plus M2 whole into, very good, U2 आपको याद रह गया है। M1 minus M2 by M1 plus M2 whole into U1 plus 2M2 by M1 plus M2 into U2, वैल्यू डाला जाए। 10 minus 1 is by 10 plus 1 plus 2 into how? 10 minus 4. Sorry 10 minus 4 by 10 plus 4 whole into कितना? U1 कितना है? 4। U2 वाले को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो ऐसे ही 0 है। So this comes out to be 6 by 14 is 3 by 7 is 12 by 7 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आंसर आया, मतलब किधर को? इधर को। अगर नेगेटिव आता तो उल्टा कर देते। और V2 आप लोग कर सकते हो, समय कम है। आई वांट टू गो फॉर द अदर, यू कैन डू इट। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, बताना। देख लो, यहाँ पे 3 ठो बॉल रखे हुए हैं। Here is one ball, here is second ball, और यहाँ पे तीसरा बॉल। 3 बॉल ऐसे रखे हुए हैं। इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, इसका मास M3 है। हुआ यूं है कि ये तीनों बॉल को हमने किसी एक स्मूथ फ्लोर के ऊपर रख दिया। पहला बॉल को हमने इधर को फेंका विथ स्पीड U0, तो ये जाके इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, आपस में बहुत सारे मारपीट होंगे कि नहीं होंगे? तो ढेर सारे कोलिजन होने वाला है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इन फिगर शोन assume all collisions to be elastic head-on, अब ये इसको मारेगा, उसको मारेगा, कितने बार मारपीट होगा? हाउ मेनी कोलिजन्स विल टेक प्लेस? फाइंड हाउ मेनी collisions will take place if choice दिया गया है। बीट नंबर 1 M1 M2 M3 सब बराबर है। बाकी 2 बॉल तो रेस्ट में थे,
ये था, ये चलने लगा। दूसरा बिट क्या दिया है, M1 इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू M2 एंड M2 इज इक्वल टू M3। तीसरा M1 is very very small as compared to M2 and M2 is equal to M3। चौथा M1 is equal to M2 and M2 is very very small as compared to M3। और पांचवा हुआ ये, सोचना है आपको, सोचना ये कि M1 is very very large as compared to M2 and that M2 is again very very small as compared to M3। कितनी ठो कोलिजन होगा? कोई एक केस को लेके मैं बताता हूं, बाकी आप सोचना कौन सा केस। चलो कौन सा केस लेंगे, कौन सा लेना चाहेंगे आप बताओ, 1 2 3 आपकी चॉइस बताओ। बीट नंबर 2 कोई बोल दिया, बीट नंबर 2 का सॉल्यूशन में बनाता हूं, तरीका देख लेना। क्या दिया है, 3 बॉल है, M1 M2 M3। ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है। 2 में दिया है कि M1 इज मच ग्रेटर देन, ये इससे काफी बड़ा है, M2 और M3 बराबर है। पहला कोलिजन किसके किसके बीच में होगा, ये चल रहा था, बाकी तो दोनों बैठे हुए थे। पहला कोलिजन किसके किसके बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में पहला कोलिजन हुआ। पहला कोलिजन के बाद क्या बता सकते हो M1 का वेलोसिटी क्या रहेगा? वो तो बड़ा मास है, बड़ा मास का वेलोसिटी बदलेगा ही नहीं, इट विल कीप ऑन मूविंग विथ u0। बड़ा मास का कैसे रहेगा, u0 इधर को। M2 का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वो रेस्ट में था, अभी भी बताते, यस ट्रेन आके धक्का देता है तो कितना जोर से फेंकता है, 2u0 में, तो ये बन जाएगा 2u0। पहला कोलिजन के बाद M3 को कोई छुआ भी नहीं, वो तो अब भी रेस्ट में है। अब बताओ दूसरा कोलिजन किसके किसके बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। इन दोनों के बीच में नहीं हो सकते, तो ज्यादा स्पीड में जा रहा है कि नहीं? तो 2u0 जब इसको मारेगा 2 3 के बीच में होगा, तब ये तो चल रहा था, ये इसको मारेगा, लेकिन दोनों मास बराबर है। अगर बराबर मास है तो टकराव होने के बाद क्या होगा, दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। तो M2 का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, और इसका 2u0। क्या अब और कोलिजन होने वाला है? हाँ होने वाला। ये पीछे से आ रहा है, ये इसको मारा, ये जाके उसको मारा, खड़ा हो गया, ये जाके खुद मारेगा, दोबारा मारेगा उसको, मरेगा नहीं मरेगा? फिर से कोलिजन किसके किसके बीच में होगा, 1 2 के बीच में, लेकिन टकराव के बाद तो इसका वेलोसिटी वही रहेगा, इसका 2u0 ऐसे, इसका तो चल ही रहा था। अभी कोलिजन किसके किसके बीच में होगा, अब कहां कोलिजन हुआ, ये दोनों बराबर स्पीड में जा रहे हैं, ये पीछे पीछे आ रहा है, धीरे से आ रहा है, और टकराव नहीं होगा। सो हाउ मेनी कोलिजन्स, 3। सो ऐसे ही हर एक केस में आपको ढूंढ के निकालना है हाउ मेनी कोलिजन्स विल बी टेकिंग प्लेस, एंड पुट योर आंसर्स इन द YouTube चैनल। देखेंगे ये सारे का आंसर का किस केस में कितना होगा। केस नंबर 2 का आंसर मैं बता चुका हूं, केस नंबर 2 का मैं बता चुका हूं, 1 3 5 4, 4 का आपको बताना है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।